हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इस समय लगभग रात के 9:30 बज चुके हैं और आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए मैटर को इकट्ठा कर रहा था। आज उस वीडियो बनाने के क्रम में ही मैं आज 12th के सिलेबस से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो क्लास 12th के सिविक्स सब्जेक्ट का यानी नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ये उनके शायद जो है खंड ख का ये पहला चैप्टर है। तो ये बहुत ही हमें इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा और ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में सभी को जानना चाहिए। ये एक जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। कुछ और भी जानकारी अगर जो किसी को चाहनी होगी तो वो कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछेगा। ठीक, फिलहाल आइए शुरू करते हैं हम जो है ये आज का सेशन। सबसे पहले तो ये राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जैसा कि इसके टाइटल से ही लग रहा है कि राष्ट्र और निर्माण की चुनौतियाँ, यानी अगर जो एक राष्ट्र बन रहा है तो उस राष्ट्र को बनाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तात्कालिक जो नेता थे या तात्कालिक जो भी हमारा राजनीतिक नेतृत्व था, उस नेतृत्व को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, या ये कहिए कि उनके सामने किस प्रकार की चुनौतियां थी। आप सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 की जो हमारी आज़ादी थी वो बहुत खैरात में नहीं मिली हुई थी, और ना हमें बहुत धन संपदा वो छोड़ के गए थे। वो लूटने आए थे और हमें जितना जी भर के उन्होंने लूटना चाहा लूटा, और हमें कंगाली की हालत में वो छोड़ के और हमारे टुकड़े करके वो चले गए। वो मतलब कौन? अंग्रेज। ठीक, सफ़ेद चमड़ी वाले। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारी उस समय की परिस्थिति थी वो ऐसी थी कि उन्होंने 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम नाम से एक प्रस्ताव अपने संसद में पास करा दिया, और उस प्रस्ताव के माध्यम से भारत को जो है 1948 तक आज़ाद करने की वो व्यवस्था सोच लिए थे। ठीक, और उसी के अंतर्गत भारत में जो भी सक्रियता चल रही थी देश को आज़ाद कराने को लेके, उसी सक्रियता के चलते ही वो उसे 48 में न दे के 1947 में ही दे देते हैं। लेकिन उनके मन में भी एक सवाल चलता है कि हमने इतने बड़े देश को संगठित किया है तो हम जाते जाते इसको इतना मजबूत और बड़ा देश बना के थोड़ी ना जाएंगे। इसी खुन्नस में उन्होंने भारत को दो भाग में बांट दिया। अच्छा, बांटने के पीछे हमारे ही लोगों का योगदान था। 1940 में जो स्वतंत्रता के आंदोलन के समय एक पार्टी उभर के आई, या एक राजनीतिक नेतृत्व उभर के आया जिसका नाम था मुस्लिम लीग, और उसके प्रमुख नेता उभर के आए जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो आज़ाद पाकिस्तान के सर्वे सर्वा यानी माई बाप हुए। ठीक, जिन्हें आज़ाद पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कहा गया। वो बहुत जल्द ही मर गए, टीबी के मरीज थे। अच्छा, इनके अब कुकर्म पे आते हैं। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान देश को बनाने का प्रस्ताव रखा गया, और उसे अब सबके सब उन्हीं के अनुयायी थे, इसलिए प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक, और स्वीकार करने के बाद कांग्रेस या उस समय का जो भारतीय नेतृत्व था उसके किसी भी प्रस्ताव को ये बस विरोध के नाम पे विरोध करके उसको खारिज करते रहते थे। और अंग्रेजों ने इनके इसी मानसिकता का फायदा उठाते हुए भारत के द्विराष्ट्र वाली जो व्यवस्था थी उसको स्वीकार कर लिया। और 15 अगस्त 1947 का जो समय आया तो उस समय दो देश बने। 14 अगस्त 1947 को उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, और 15 अगस्त 1947 को भारत बना दिया। अब बना तो दिया, कोई ये रोड रोलर लेके और कोई कंस्ट्रक्शन मशीन लेके ये थोड़ी ना बनाने गए थे। इन्होंने नक्शा उठाया भारत का, और एक इनके अंग्रेजों के दिमाग से एक समझदार व्यक्ति था, जो उनके लिए समझदार था, मेरे लिए महामूर्ख था। वो भारत के नक्शे को उठाया और ऐसे ही स्केच को लिया, जैसे हम आप स्केच के माध्यम से नक्शे को समझते हैं कि कोई चीज़ यहाँ है, कोई चीज़ वहाँ है। उसी प्रकार उस व्यक्ति ने भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है उस पश्चिमी हिस्से पे एक लकीर खींच दी। ये बिना जाने समझे कि ये लकीर अगर दो देश के भाग का निर्माण करेगी तो ये लकीर किन क्षेत्रों से होकर गुजर रही है, कौन
लोग उधर हैं, कितने लोग इधर हैं, ये सब बिना गुणा गणित लगाए उसने बस नक्शे पे एक लकीर खींच दी। और लकीर खींच के लकीर के एक तरफ जो है पाकिस्तान को कह दिया और एक तरफ भारत को कह दिया। उस जो है महान चूतिया विद्वान का नाम था रेडक्लिफ। अब उसने बांट तो दिया और उस लाइन को आज भी रेडक्लिफ लाइन ही कहते हैं। अच्छा, जब उसने इस बांटने का ये कुकर्म कर दिया तो इसका दुष्परिणाम भारत पे ये पहुंचा कि ये जो भारत था ना, ये पूरब से पश्चिम तक जो है यहां पे बहुत सारे जातीय धर्म के समूह के लोग इधर उधर रहते थे, बिना किसी भेदभाव के रहते थे। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग देश की मांग उठाई इस आधार पे कि वहां पे मुस्लिम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और भारत में मुस्लिमों की सुरक्षा नहीं है, इस आधार पे यानी धर्म के आधार पे उन्होंने दूसरा देश बनाने की मांग जो है अंग्रेजों के सामने रखी और अंग्रेजों ने उनके चीखने और चिल्लाने के बाद जो है उनकी मांग को स्वीकार कर लिया। तो जब दूसरे देश को बनाने की मांग उनकी स्वीकार कर ली गई तो वो देश बना पाकिस्तान, और वहां पे वो प्राथमिकता से मुस्लिमों को ही अपना शहरी और नागरिक मानते थे। बाकी जो हिंदू वर्ग था वहां का वो ज्यादातर सभी लोग पाकिस्तानी हिस्से को छोड़ के भारत आने का प्रयास लगे करने। और भारतीय क्षेत्र के भी जो मुसलमान थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो भी ये प्रयास लगे करने। दोनों तरफ उस समय जो ट्रेन की सुविधा थी, उसी ट्रेन की सुविधा के माध्यम से लोग एक दूसरे जगह पे यानी भारत के लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भारत आने लगे, और कुछ लोग तो पैदल ही आने जाने लगे। आप कभी गूगल करके उस समय के दृश्य को देखिएगा, बड़ा ही खतरनाक दृश्य है, बहुत ही खतरनाक दृश्य है। एक पिक्चर बनी थी गदर, वो गदर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की परिस्थिति और लोगों के मानसिक स्थिति को बताने वाली पिक्चर थी। भले ही वो एक प्रेम कहानी थी, लेकिन असल में वो उस समय की परिस्थिति को ही बयां कर रही थी। अच्छा, अब हुआ क्या था, हिंदू और मुस्लिम जो दो बड़े धार्मिक समूहों में भयंकर दंगे हुए। पाकिस्तान में जो भारतीय हिंदू समुदाय था उनको जो है वो बलपूर्वक धर्म बदलने को मजबूर करने लगे। कौन? पाकिस्तानी लोग बलपूर्वक धर्म बदलने को मजबूर करने लगे, और जो धर्म बदलना नहीं चाह रहे थे वो उनको मार देते थे। अच्छा, जो ये चाहते थे कि हम धर्म तो नहीं बदलेंगे लेकिन भारत चले जाएंगे, उन लोगों को वो किसी भी तरीके से पकड़ के उनकी हत्या कर दिया करते थे, और उनके जमीन, संसाधन, धन दौलत, हर चीज पे वो अपना अधिकार जमा ले रहे थे। इस स्थिति को प्रमाणित करने के लिए एक घटना है। उस समय एक ट्रेन चलती थी जो पाकिस्तान के रावलपिंडी से अमृतसर के लिए, भारत के अमृतसर पंजाब के अमृतसर जिले के लिए एक ट्रेन चलती थी। तो रावलपिंडी से जो ट्रेन अमृतसर के लिए चलती थी उसमें हिंदू समुदाय, या ये कहिए कि जो भी भारत आके रहना चाहते थे, ऐसे लोग उस ट्रेन में बैठे, और ट्रेन को 6-7 किलोमीटर आगे जाने के बाद दंगाई रोक लेते हैं, और रोक लेने के बाद एक एक व्यक्ति को काट के मार के उस ट्रेन में भर देते हैं, और ट्रेन में भर देने के बाद वो डेथ बॉडियों से भरी हुई ट्रेन को वो भारत के अमृतसर भेजते हैं। जब भारत के अमृतसर स्टेशन पे यहां पे उनके सगे संबंधी ट्रेन में अपने लोगों का इंतजार करते हैं, तो वो ट्रेन में देखते हैं कि ट्रेन की बोगियों से खून की बूंदें टपक रही हैं, और ऐसे भयंकर दृश्य को वो बड़ी चिंता के साथ ट्रेन के अगल बगल और उनकी बोगियों में दौड़ने लगते हैं। वो ढूंढते हैं कि कोई तो जिंदा निकल जाए, लेकिन सिर्फ उसमें लाशों के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस तरीके की मानसिकता और इस तरीके की सोच के साथ जिन्ना ने जिस पाकिस्तान को बनाया था, वो उस समय भी वो रसातल में ही गया, और आज भी वो रसातल में ही चला गया। आज दुनिया का वो दरिद्र देशों की श्रेणी में उसका नाम आता है, और जो उसने सांप पाल रखे थे, आज सारे के सारे सांप उसको डस रहे हैं। आज वही तालिबान उसके ऊपर हमला कर रहा है, आज वही तालिबान उसके ऊपर बम गिरा रहा है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। देश बढ़ चुका है और बंटवारे की आग में जनता झुलस रही है, और दंगे की मार दोनों तरफ है, भारत की तरफ भी है और पाकिस्तान की तरफ भी है। एक तरफ तो हम आजादी का जश्न मना रहे थे, नेहरू जी
रात को 12 बजे 15 अगस्त 1947 को भाषण दे रहे थे और कहते थे कि भारत अब एक नववधू की तरीके से हमारे सामने है और हम इसे जैसा भविष्य और जैसा माहौल देंगे उसी तरीके से हमारे भविष्य का निर्माण होगा। यानी नियति ने हमारा भविष्य क्या तय कर रखा है, इसी विषय को लेकर उन्होंने भाषण देना शुरू किया। लेकिन इस खुशी और स्वतंत्रता के माहौल के समारोह के उत्साह में एक व्यक्ति ऐसा था जो इन सब भीड़ भाड़ और इस माहौल से दूर था। वो थे गांधी जी। वो आज के बांग्लादेश वाले हिस्से में एक जगह पड़ती है नोआखाली। नोआखाली नामक जगह में भी दंगे शुरू हो चुके थे और उन दंगों को रोकने के लिए महात्मा गांधी वहां पे जाके अनशन कर रहे थे, यानी वो दंगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये आजादी के समय का एक भयानक दौर था जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने झेला और लाखों लोगों ने अपना जीवन इसमें कुर्बान किया। फिर अब परिस्थिति आती है तो उस माहौल की हो गई। अब बात आती है कि जब देश आजाद हो गया तो समस्या ये हुई कि देश में राज्य हैं, कुछ स्वतंत्र, कुछ तो राज्य हैं और कुछ राजाओं के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं और कुछ राजा ऐसे हैं जो भारत देश में शामिल नहीं होना चाहते हैं। तो जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। ऐसा समझ लो कि 565 अलग अलग प्रकार के राज्य थे। अब इन 565 अलग अलग प्रकार के राज्यों में 3 राज्य तत्काल में ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते थे। बाकी सभी राज्य जो है सरदार पटेल के निवेदन पे भारतीय संघ में शामिल होने को तैयार हो गए। ठीक, लेकिन 3 राज्य ऐसे थे जो भारतीय संघ में नहीं शामिल हुए। एक है जम्मू कश्मीर जो 1947 तक भारत में शामिल नहीं था, और एक था गुजरात राज्य के अंतर्गत आने वाला जूनागढ़ क्षेत्र, और एक दक्षिण भारत का हैदराबाद राज्य। ठीक, तो अब हम कहानी शुरू करते हैं 1947 के इन 3 प्रमुख ऐसे राज्यों से जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इन 3 प्रदेशों को भारत में शामिल किया गया। लेकिन कैसे, उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1947 में जम्मू कश्मीर की, क्योंकि भारत के उत्तर में यह क्षेत्र है और वो समस्या आज भी बनी हुई है। 1947 में जो तत्काल उस समय की जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन था वो एक हिंदू राजा के हाथ में था जिनका नाम था राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह भारत में खुद को विलय करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो सुरक्षा की गारंटी दोनों से चाहते थे। भारत से भी चाहते थे कि भारत उसकी सुरक्षा करे और पाकिस्तान से भी चाहते थे कि पाकिस्तान उनसे सुरक्षा करे। और इस सुरक्षा की गारंटी के लिए वो एक समझौता करते हैं भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। इस सुरक्षा की गारंटी के धोखे में पाकिस्तान ने वहां पे उनकी मदद के नाम पे कबीलाई समूहों को भेज दिया। अब समस्या यह है कि ये कबीलाई समूह क्या था। जो पाकिस्तान है, तो जैसे अपने यहां विभिन्न प्रकार के राज्य हैं वैसे पाकिस्तान में भी कई राज्य हैं। तो पाकिस्तान के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में एक राज्य है उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ये पाकिस्तान का एक राज्य था। इस राज्य में जो लोग थे वो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तो छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए जो ये मुस्लिम समुदाय था, इन कबीलों के माध्यम से पाकिस्तान ने एक सेना बनाई और उस सेना को कहा कि आप जाओ और जो है जम्मू कश्मीर के क्षेत्र पे जिहाद करो। जिहाद एक धार्मिक युद्ध, जिहाद का मतलब होता है धार्मिक युद्ध। और वहां पे जो हिंदू हैं उनको भगा दो और जो मुस्लिम हैं उनके सहयोग से वहां पे मुस्लिम शासन का स्थापना करो। तो ऐसा चढ़ा उड़ा के उनको हमला करने के लिए भेज दिया। अब वो जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिए
अब जम्मू कश्मीर पे जब वो कबीलाई हमला कर देते हैं तब राजा हरि सिंह फड़फड़ाने लगते हैं कि अब क्या करें, ये तो हमारी मदद करने को बोला समझौता करके और हमको फंसा दिया, अब हमारे क्षेत्र पे अधिकार करने को आ गया। ठीक, अब उसके बाद वो भारत की तरफ आ जाते हैं, भारत की तरफ आते हैं, भारत की तरफ मदद का हाथ चाहते हैं भारत की तरफ से। लेकिन भारत उनसे ये कहता है कि जब तक आप भारत में विलय के प्रस्ताव पे सिग्नेचर नहीं कर देते हैं कि आप जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करेंगे, तब तक हम आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, तो फिर अंत में जब वो कबीलाई जीतते जीतते एकदम श्रीनगर के पास तक आ जाते हैं, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वहां तक आ जाते हैं, तब जाके वो सिग्नेचर करते हैं। और जब सिग्नेचर वो करते हैं भारत में विलय के प्रस्ताव, विलय मतलब भारत में शामिल होने के लिए एक जो है एग्रीमेंट, एक समझौता पत्र होता है। हाँ, अब मैं भारत में शामिल हो रहा हूं, उसी प्रकार का एक समझौता पत्र होता था, उसी पे उनसे दस्तखत कराया गया। और जब दस्तखत कराया गया तो तत्काल ही भारत के जो उस समय गृह मंत्री थे या उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारतीय सेना को तत्काल में जम्मू कश्मीर भेजा। और जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना जब पहुंची तो उसने अपने कार्रवाई के माध्यम से उन कबीलाई समूहों को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। और वो कबीलाई समूह जहां तक पीछे गया, उसके बाद भारत के उस समय जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मति थोड़ी सी सनक गई थी, ये इस मुद्दे को लेकर चले गए संयुक्त राष्ट्र संघ में और वहां पे शांति स्थापना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील करने लगे। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में जब ये मुद्दा चला गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अपील में युद्ध विराम हो गया। युद्ध विराम का मतलब युद्ध रुक गया, यानी जिसकी सेना जहां पे थी वो वहीं पे रुक गई। यानी पाकिस्तान के कबीलाई समूह जहां तक के क्षेत्र पे कब्जा किए थे वो वहां रुक गए और भारतीय सेना जहां तक कब्जा की थी वहां तक कश्मीर का क्षेत्र हो गया। वही जो स्थिति तब थी वही स्थिति आज भी है। यानी हम जीत रहे थे और हम जीतते जीतते पूरे कश्मीर पे कब्जा कर लेते, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं कहां उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में बनाने के बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन की बात सुननी पड़ी, जो संगठन था संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको विश्व में शांति स्थापना के लिए बनाया गया था, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो उस संगठन ने कहा कि भाई लड़ाई रोक दो और जो जहां है वो वहां रुका रहेगा। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से पाकिस्तान अपनी सेना को तत्काल हटा ले और जनमत संग्रह के माध्यम से उसको उस क्षेत्र को जिस क्षेत्र में जाना होगा उसमें शामिल कर दिया जाएगा। यह तो सारा प्रस्ताव था, लेकिन उस प्रस्ताव पे ज्यादा अमल ना होके बस युद्ध विराम वाले विषय पे अमल किया गया। वो स्थिति जो तब थी वही स्थिति आज भी बनी हुई है। ठीक, अब विलय तो हो चुका 1947 में ही, राजा हरि सिंह ने समझौता कर दिया और वो भारत में शामिल हो गए। यानी जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था वो विधिवत कागजी कार्रवाई के बाद भारतीय क्षेत्र में शामिल मान लिया गया। भले ही सैन्य ताकत के बल पे पाकिस्तान कुछ हिस्से पे आज भी कब्जा बनाए हुए है, वो अलग बात है, लेकिन उसका विलय 1947 में भारत में हो चुका। अच्छा, एक विलय हो चुका। अब दूसरे पे आते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो हमारा गुजरात राज्य है, तो गुजरात राज्य में एक रियासत थी जूनागढ़। अब जूनागढ़ रियासत जो थी जूनागढ़ जो रियासत थी, उस रियासत ने भारत में विलय करने से मना कर दिया। अब जूनागढ़ रियासत के साथ समस्या यह थी कि जूनागढ़ रियासत यानी जूनागढ़ नाम का जो राज्य था उस समय, उसकी जो 80% जनसंख्या थी वो हिंदू थी, और लेकिन जो वहां का राजा था वो मुस्लिम था। और उस राजा का जो नाम था उसका नाम था नवाब महावत खान। जूनागढ़ रियासत का जो राजा था या नवाब था उसका नाम था नवाब महावत खान। नवाब महावत खान ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता कर दिया कि हम आप में विलय होना चाहते हैं, और खुद पाकिस्तान भागने के प्रयास करने लगा। ठीक, लेकिन जो वहां की जनता थी, उस जनता ने भारत सरकार से कहा कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं और आप हमारी मदद करिए। उनके प्रस्ताव के बाद
उनके इस तरीके से भारत सरकार से मांग के बाद भारत सरकार के जो उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये चले जाते हैं जूनागढ़, और जूनागढ़ जाने के बाद वहाँ के जनता के बीच में भाषण देते हैं और भाषण दे के कहते हैं कि हम एक जनमत कराना चाहते हैं। जनमत का मतलब ये हो गया कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत के पक्ष में वोट करें, और जो लोग नहीं रहना चाहते हैं वो भारत के पक्ष में ना वोट करें। तो इस प्रकार से ये डिसाइड हो जाएगा कि ये क्षेत्र भारत में मिलने लायक है या पाकिस्तान मिलने लायक है। लेकिन जहां की 80% जनसंख्या हिंदू थी, तो वो लोग जो है भारत में शामिल ही होना चाहेंगे। तो जनमत संग्रह के आधार पे उस क्षेत्र का भारत में विलय करा लिया गया। अच्छा, ये विलय कराया गया, ये भी विलय 1947 में ही करा लिया गया था, जिसमें प्रमुख योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण का प्रयास करने वाला एक व्यक्ति था, बिस्मार्क, उसकी उपमा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। अंग्रेज देखिए कितने चालू थे। आज इटली जो है और जर्मनी जो है, जर्मनी को उठा के भारत के नक्शे में अगर जो कहीं रख देंगे तो वो बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। उतने छोटे से हिस्से का एकीकरण करने वाले व्यक्ति का बिस्मार्क कहा गया, और उसकी तुलना इतने बड़े देश के एकीकरण करने वाले व्यक्ति के साथ की जाती है। अरे वहां तो ये कहना चाहिए कि जो है बिस्मार्क को यूरोप का सरदार पटेल कहना चाहिए, क्योंकि जर्मनी तो छोटा हिस्सा था। छोटे हिस्से का एकीकरण करना कौन सा बहुत बड़ी बात थी, और भारत जैसे जटिल देश का एकीकरण करने वाले व्यक्ति की ज्यादा महानता है ना, तो इस व्यक्ति की संज्ञा बिस्मार्क को देनी चाहिए। लेकिन अंग्रेज इतने चालू थे, और बाद में हमारी जो किताब बनाने वाले लोग थे वो और भी विद्वान थे। उन लोगों ने इतने महान पुरुष को जो है बिस्मार्क की उपमा दे दी। खैर ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं हैदराबाद पे। ये सबसे जटिल और सबसे एक मतलब कठिन काम था। समस्या ये होती है कि हैदराबाद जो रियासत थी उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हैदराबाद जो रियासत थी ये बड़ी ही धनी रियासत थी, यानी बड़ा ही धनी राज्य था। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था निजाम उस्मान अली खान। यहाँ का जो शासक था, हैदराबाद रियासत या हैदराबाद राज्य का जो शासक था, उसका नाम था निजाम उस्मान अली खान। ठीक, ये भारत में नहीं शामिल होना चाहता था, ये भारत में शामिल ही नहीं होना चाहता था। अच्छा, इसके लिए इसने पाकिस्तान से भी मदद मांग रखी थी कि अगर जो भारत हमारे ऊपर हमला करता है तो तुम मेरी मदद करोगे। तो पाकिस्तानियों ने कहा था हाँ हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, और पाकिस्तान से बहुत सारा हथियार वगैरह हैदराबाद उसने मंगा के रख लिया कि अगर जो भारत ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम इन हथियारों का प्रयोग भारत के खिलाफ करेंगे। और पाकिस्तानियों से कहा कि तुम हमारी मदद के लिए सेना भेजोगे। पाकिस्तानियों का हाँ हम एकदम अपनी सेना भेजेंगे, आप चिंता मत करो, आप हमारे में शामिल हो जाओ, हम आपका हर तरीके से मदद करेंगे। अच्छा, अब ये स्थिति थी तो निजाम पाकिस्तान के बल पे ही कूद रहा था और भारत को बार बार चुनौती दे रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था। अच्छा, हैदराबाद रियासत की जो स्थिति थी, वहां की भी जो 85% आबादी थी वो हिंदू थी, 85% आबादी हिंदू थी। तो जो वहां की जनता थी वो भारत के साथ मिलना चाहती थी, लेकिन निजाम जो था वो हठधर्मी था और पाकिस्तान के बहकावे में आके वो भारत में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा रहा था, और नहीं तो वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी रच रहा था। तो सरदार पटेल ने उनको जो है दिल्ली आमंत्रित किया, तो वो अपने नहीं गए और अपने किसी सचिव को भेज दिए। वो सचिव सरदार पटेल को जाके गाली उली देता है और सरदार पटेल को धमकाता है। सरदार पटेल उसकी धमकी चुपचाप सुनते हैं और उसके बाद उसे खाने के लिए पान देते हैं, और पान खाने के बाद फिर उसको थूकने के लिए पिकदान भी देते हैं, और फिर उससे पूछते हैं अब तो गुस्सा थूक दीजिए। लेकिन वो गुस्सा थूकने के बजाय अपना मुंह और लाल कर लेता है क्योंकि पान खाया रहता है। अब ये स्थिति बनती है, मने वो उसको इतनी इज्जत देते हैं, उसके बावजूद भी भारत के खिलाफ और सरदार पटेल के खिलाफ जहर ही उगलता है। सरदार पटेल अंत में उसे कहते हैं निजाम को जाके मेरा प्रणाम कहिएगा, और आप अगर जो ये सोचते हैं कि आप वहां के 80% बहुसंख्यक हिंदू जनता को मार के और वहां शासन करेंगे,
तो आपको कल्पना भी नहीं है कि हम उस समय क्या कर रहे होंगे। और निजाम ने भारत सरकार के प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया, तो उस समय जो हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने भारतीय सेना को एक आदेश दिया और इस आदेश के द्वारा भारतीय सेना ने एक अभियान चलाया हैदराबाद में, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो के नाम से अभियान चलाया। और ऑपरेशन पोलो के नाम से जब अभियान चलाया, तो उसके बाद भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद हैदराबाद के जो सैनिक थे, जिन्हें निजाम के सैनिक बोला जाता था और उनको रजाकार बोला जाता था, जो बड़े क्रूर और हत्यारे होते थे, इन रजाकारों को आत्मसमर्पण करा लिया जाता है। और उसके बाद भारतीय सेना का 3 दिन की लड़ाई के बाद वहां पे कब्जा हो जाता है। ठीक, अब ये हो गई 1948 में हैदराबाद का भारत में भी विलय हो जाता है, ये क्षेत्र हो गए। अच्छा, जब ये क्षेत्र हो जाते हैं तो भारत का अब ये होता है कि चलो सारे राज्य तो मिल गए, अब एकीकरण भारत का कर देना है। तो भारत का एकीकरण करने का प्रयास उस समय इनके माध्यम से, सरदार पटेल के माध्यम से कर दिया गया। लेकिन अभी भी 2 क्षेत्र ऐसे रह जाते हैं जिन पे विदेशी ताकतों का कब्जा है। ठीक, पुर्तगालियों का वो क्षेत्र गोवा और दमन दीव हैं। इनको 1961 में ऑपरेशन विजय नामक अभियान चलाया गया और इस ऑपरेशन विजय नामक अभियान चला के गोवा और दमन दीव को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया। पुर्तगाली कौन? पुर्तगाली एक देश है, पुर्तगाल एक देश है। ये पुर्तगाली वो हैं, ये भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यापारी थे और सबसे अंत में जाने वाले यूरोपी थे। ठीक, तो 1961 में भारत का जो अंतिम विदेशी कब्जा वाला क्षेत्र था गोवा और दमन दीव के रूप में, उसको भी भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से आजाद करा लिया। अब ये तो हो गई, भारत के सारे राज्य अब आ चुके हैं। लेकिन जब राज्यों का गठन हो रहा था, उनके क्षेत्रों के आधार पे, उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पे, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या ये अच्छा, राज्यों एकीकरण की कहानी ये जो कक्षा 12 के सिलेबस के हिसाब से इतनी ही है। अब ये एकीकरण हो चुका है, लेकिन इसके बाद की जो जानकारी मैं दे रहा हूं, ये आपके जानकारी के लिए है। भारत में जब भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भारत का एकीकरण कर लिया गया, यानी राज्यों को मिला लिया गया, तो भी एक समस्या आई। भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहते थे। तो दक्षिण भारत में तमिल भाषा बोली जाती थी और तमिल भाषाई लोग जो है वो तमिल भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। ठीक, और उसमें जो है ये मांग इन लोगों की काफी दिन से चल रही थी। इसमें तमिल भाषाई लोगों के एक नेता थे जिनका नाम था पोट्टी श्री मां मल्लू राजू। ये तमिलों के नेता थे। ये तमिलों की भाषाई के आधार पे अलग अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे। ठीक, तो अलग राज्य बनाने की जो ये मांग कर रहे थे, तो ये 56 दिन के अनशन पे बैठ गए और 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो ये आंदोलन चल रहा था भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की, वो आंदोलन बहुत ही उग्र हो गया और सरकार ने आनन फानन में इनकी मांग स्वीकार कर ली। ठीक, इनकी मांग आनन फानन में स्वीकार कर ली और 1948 में अलग राज्य भाषा के आधार पर पहला अलग राज्य आंध्र प्रदेश को बना दिया गया। अच्छा, अब आंध्र प्रदेश को जब अलग राज्य बना दिया गया तो भाषा के आधार पर, तो उसके बाद एक जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना। एक राज्य पुनर्गठन
राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1948 में ही। राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना उसके अध्यक्ष एक यस्के धर नाम के विद्वान थे। यस्के धर नाम के विद्वान थे। इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। अब ये आयोग जो है इसलिए बनाया गया कि भाई आप बताओ कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो ये कहे नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। अगर जो भाषा के आधार पर राज्य बनने लगेगा तब तो हमारा देश टूट जाएगा, क्योंकि यूरोप है, यूरोप जो महाद्वीप है वहां पे जो देश हैं वो भाषा के आधार पे ही देश ही बने हुए हैं। चाहे जर्मन बोलने वाले जर्मनी, चाहे फ्रांसीसी बोलने वाले फ्रांसी, चाहे स्पेनिश बोलने वाले स्पेन, हाँ, और चाहे रूस रशियन बोलने वाले रशियंस, ये भाषा के आधार पे ही राज्य बने, ये देश बने। तो इस तरीके से अगर जो भाषा के आधार पे लगेंगे राज्य बनने तो कल को ये देश बन जाएगा अलग अलग और भारत बिखर जाएगा। ठीक, तो इन्होंने इस आधार पे इस मांग को खारिज कर दिया। कौन? यस्के धर, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1948 के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 1948 में ही जब ये मांग लगातार बढ़ रही थी तो एक और आयोग बना। इस आयोग में जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया नाम के दक्षिण भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन लोगों के सहयोग से ये आयोग बना और इस आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। लेकिन समस्या बढ़ती जा रही थी। अब वो जो है पुट्टी श्री मां मल्लू राजू जो है लगातार अनशन किए और मर गए। इसके बाद मजबूरी में राज्य भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को राज्य के रूप में मान्यता दी गई। अच्छा, ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या होता है? 1953, फिर 1953 में जाके आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया। ठीक, और 1953 में ही एक अलग राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 1953 में ही भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। और इन्हीं के प्रस्ताव पे इन्होंने एक प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव के आधार पर भारत के संविधान में 7वां संशोधन किया गया 1956 में। ठीक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। 1956 में एक संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब होता है संविधान का जो नियम कानून की किताब है उसमें बदलाव किया गया। अब बदलाव करके राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, यानी राज्यों को गठित करने का एक अधिनियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया। और उस कानून के अंतर्गत भारत में 14 ठो राज्य बनाए गए और 6 ठो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये कब बनाए गए? ये 1956 में बनाए गए। अधिनियम तो बना 1956 में, तो 57-59 में ये सारी की सारी स्थिति बनी। यानी 14 ठो राज्य तब थे और 6 ठो केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में कै ठो राज्य हैं? वर्तमान में 28 ठो भारत के राज्य हैं और 8 ठो केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, अब आते हैं, ये तो हो गई स्थिति, ये तो हो गई उस समय से लेकर वर्तमान तक की स्थिति। अब हम इसको यहीं रोकते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। ठीक, और अब हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, ओके, गुड नाइट।